बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कमेंट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, उसका मैं आंसर करना चाहूँगी। हालांकि उस कमेंट में ही मैं अपना जवाब दे चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी तो एक जजमेंट के साथ मैं उसका रिप्लाई देना चाहती हूँ। वो ये है कि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कस्टडी के केस में विजिटेशन के राइट्स क्या होते हैं, कि पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों से मिल सकते हैं। तो उसके बारे में एक कंप्लीट जजमेंट है जिसको वो देख सकते हैं, उन्हें सारा नॉलेज हो जाएगा इस बारे में। वो है 2018 SCMR 1991। इसमें कंप्लीट इवन हॉलीडेज़ के बारे में भी बताया हुआ है कि पेरेंट्स हॉलीडेज़ में भी रह सकते हैं, ईद वगैरह पे भी रह सकते हैं। काफ़ी डिटेल है। चलें, आज इन सब के बाद अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक ये है कि हम ज़मीन वगैरह की ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं, तो उस हवाले से हमें क्या कानूनी लाए अमल इस्तेमाल करना चाहिए और क्या क्या नॉलेज हमें होना चाहिए। तो ज़्यादातर आजकल जो ज़मीन के मामलात है उसमें फ़्रॉड भी बहुत हो जाता है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ये हमारा कानूनी हक़ है कि हमें हर चीज़ के बारे में इल्म होना चाहिए। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ज़मीन की ख़रीदो फ़रोख्त में या तो आप ज़मीन ख़रीद रहे होते हैं या आप ज़मीन बेच रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ज़मीन जो है वो बेच रहे हैं तो उसके लिए क्या तदाबीर करनी होगी आपको, और अगर आप ख़रीद रहे हैं तो उसके लिए क्या करना होगा। तो सबसे पहले जो हम सिनेरियो या एग्ज़ाम्पल लेते हैं वो ये लेते हैं कि आप में से या हम में से कोई भी बंदा जो है वो ज़मीन जो है वो अपनी बेच रहा है। तो उसके लिए वो क्या करना चाहेगा, जब वो अपनी ज़मीन बेच रहा है तो कोई दूसरा बंदा उसे एक ख़रीदार मिल जाता है जो कि अपनी मर्ज़ी से जो है वो उससे उसकी जो ज़मीन है वो लेना चाह रहा है। तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो ये बात है क्या वो पूरी रकम अदा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। अगर वो पूरी रकम अदा नहीं कर पा रहा तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो आपसे कुछ वक्त लेगा। तो उस वक्त को आप ज़ुबानी देने के बजाय उसको इकरारनामे पे तहरीर करवा लें, और इस मामले के लिए इकरारनामे पे जो तहरीर करवाएंगे उसके लिए ज़रूरी है कि 1200 रुपये वाला जो स्टाम्प पेपर है मालियत का वो आप यूज़ करेंगे। और उस 1200 रुपये के मालियत के स्टाम्प पेपर में आप सारी डिटेल लिखेंगे, जो ज़मीन ख़रीदो फ़रोख्त हो रही है उसका हदूद अरबा क्या है, उसका खेवट क्या है, उसका खतूनी क्या है। और सेकंड चीज़ आप उसमें क्या लिखेंगे, सेकंड चीज़ आप उसमें ये लिखेंगे कि उस जो ज़मीन है उसके कितने पैसे फ़िक्स हुए हैं, कितने पैसे एडवांस में दिए गए हैं और कितनी इकसात बनाई गई हैं कि कैसे कैसे पैसे दिए जाएंगे। एक तीसरी जो मेन यहाँ पे बात है जो कि मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि अगर जो बंदा आपसे ज़मीन ले रहा है वो अगर उसे मालूम नहीं है और या फिर वो बहुत होशियार है या आपसे कोई फ्रॉड करना चाहता है, वो क्या करेगा, वो एक दो इकसात देने के बाद, कुछ आधी पेमेंट देने के बाद उसी तहरीरनामे को जो उसने आपसे लिखवाया है वो क्या करेगा, वो कोर्ट में चैलेंज कर देगा और कह देगा कि भी इसको तो मैंने सारी रकम दे दी है लेकिन ये मेरे नाम पे इंतकाल नहीं करवाना। तो ज़रूरी है कि ऐसे ख़रीदार से भी बचा जाए। पहले देखा जाए कि जो आपसे ज़मीन ख़रीद रहा है उसकी नीयत क्या है, उसकी इंटेंशन क्या है, क्या वो नेक नीयती से आपसे ज़मीन लेना चाह रहा है। उससे हर टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल करें कि एक एक चीज़ आप तहरीर में लिखें। इसके बाद अगर आप ख़रीदार हैं तो आपके लिए भी कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं कि आप देख लें, देखभाल कर लें कि जो ज़मीन आप ले रहे हैं क्या उस ज़मीन पे कोई केस तो नहीं चल रहा, कोई अपील या कोई रोले वाली ज़मीन तो नहीं है। अगर कोई ऐसी ज़मीन है तो उससे बेहतर है कि आप कुछ और कर लें। पहली चीज़ आपने ये देखनी है, और दूसरी चीज़ आपने ये करनी है कि जब आपने सारी चीज़ें एग्रीमेंट में हर चीज़ में आपने लिख ली, उसके बाद आपने अपने गवाहों के दस्तखत करवाने हैं, अपने दस्तखत करने हैं और अपना निशाना अंगूठा जो है वो सब करना है, और जो फ़रोख्त कर रहा है उसके भी आपने दस्तखत, निशाना अंगूठा वगैरह आपने लेने हैं। उसके बाद ये तो होगी मेन चीज़ कि क्या करना है, लीगल जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्या क्या करनी है। उसके बाद क्या करना है, अब ये आपका जो इकरारनामा है वो कंप्लीट हो चुका है, आपने इस इकरारनामा का जो है वो रजिस्टर करवा लेना है। जब इकरारनामा आप रजिस्टर करवा लेंगे तो उसके बाद इस इकरारनामे को कोई भी अगर इससे मुनहरिफ होता है तो दूसरा बंदा जो है अदालत में जाके केस करके अपने हक़ में डिक्री करवा सकता है। और यहाँ पे मैं वीडियो ख़त्म करने से पहले एक मेन बात आपको बताना चाहूँगी कि जो हम एग्रीमेंट कर रहे हैं वो रिटन कर रहे हैं, लेकिन जो ज़ुबानी मुआहिदा होता है डेफ़िनेटली उसकी भी उसी तरह वैल्यू होती है। और इसके हवाले से बहुत से केस लॉज भी हैं, जैसे कि
PLD 2011 सुप्रीम कोर्ट 161 एंड 2013 SCMR 1300। ये जजमेंट्स हैं और बहुत सी ऐसी लातादाद जजमेंट्स हैं जिनमें कंसीडर किया गया है कि ज़ुबानी मुआहदे की भी उस वैल्यू है, उसी तरह वैल्यू है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहूँगी कि डेफ़िनेटली ज़ुबानी मुआहदे की वैल्यू है, लेकिन आप कोशिश करें कि रिटन एग्रीमेंट करें और उसके सारे लवाजमात पूरे करें, क्योंकि वो आपकी मौक़िफ़ और बात साबित करने में भी आपको आसानी होगी। इस टॉपिक के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ये होगा कि अगर किसी की ज़मीन पे किसी ने गैर कानूनी तौर पे कब्ज़ा किया हुआ है तो उस ज़मीन को है कैसे जो है उससे छुड़वाया जाए और उसके लिए क्या कानूनी लाहे अमल होगा। और सेकंड चीज़, इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी वो इस हवाले से बनाऊंगी कि जो केस जो है वो कैसे दायर करना है ज़मीन के हवाले से और एग्रीमेंट्स के हवाले से, और उस पर कैसे अमल दरामद करवाना है। और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। और थैंक यू सो मच।